Hello, my shimmering star. I am Amika Diya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is continuous and comprehensive evaluation. I think you are very well aware with the acronym CCE. CCE को ही कहा जाता है. C stands for continuous and the second C stands for the comprehension and E stands for evaluation. सतत एवं व्यापक मूल्यांकन. सो हम जानेंगे व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड कॉन्टिन्यूअस, व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड कॉम्प्रीहेंशन एंड इवेल्युएशन क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्या क्या चीजें इससे एडजॉइंट हैं. सो आवर फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम सीसीई इज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन. कैसे जो सीसी था हमारे सामने आया, क्या इसकी जो हिस्ट्री रही है. तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले हमारे सीसी की, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उससे पहले हमारे पास कितने कमीशंस आए हैं. तो अगर मैं दो फेजेस में इसको डिवाइड करूं, सो वी हैव द प्री इंडिपेंडेंस फेज एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज. मैं सबसे पहले आपको ये बताने से पहले एक चीज और बताऊंगी. जब 2009 में आरटीई लॉन्च हुआ था, उसके साथ ये चीजें भी बोली गई थी कि वी हैव टू डू आर असेसमेंट विच इज डिपेंडेंट ऑन लाइफ स्किल्स वैल्यूज एटीट्यूड्स गेम्स स्पोर्ट्स. इन सारी चीजों का भी आप ध्यान रखोगे. सो वी कैन से दैट द इवेल्युएशन इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन द स्कोलास्टिक एरिया एंड इट विल ऑल्सो कवर द को स्कोलास्टिक एरिया, विच मीन्स क्या कहना चाह रही हूँ मैं आपको, यहाँ पे आप करिकुलर एरियाज को भी काउंट करोगे और हमारे को करिकुलर एरियाज को भी काउंट करोगे. फिर सीसीई कैसे आया, बहुत सारे कमीशन हुए, सबने अपनी अपनी अथॉरिटीज पे बात करी, कमीशन पे बात करी. तो हमने नीव फाउंडेशन कहाँ से रखनी स्टार्ट करी है. बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करूं तो हमारे पास आए हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, हार्टोग कमीशन एंड सर्जेंट प्लान. इनकी डिस्क्रिप्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ध्यान होना चाहिए कि प्री इंडिपेंडेंस से पहले हमारे पास कौन कौन से कमीशंस आए थे. फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस में आया हमारे पास यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन. ये इसको राधा कृष्णन कमीशन को भी बोला जाता है एंड ये जस्ट आफ्टर आर इंडिपेंडेंस आया था. हमने 1947 में अपनी आजादी गेट करी एंड आफ्टर दैट 1948 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आ गया. फिर हमारे पास दूसरा कमीशन था मुदलियर कमीशन, जो कब आया था 1952 में. इसे बोला जाता था द सेकेंडरी एजुकेशन. ये चीज आप एक हायरार्की में याद रख लो कि पहले हमारी यूनिवर्सिटीज पे बात हुई कि अपर लेवल को कैसे अच्छा किया जाए, देन हम सेकेंडरी लेवल पे आए. देन इसके बाद आया था भोपाल सेमिनार ऑन एग्जामिनेशन. इसके बाद जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म करने की बात थी वो आए थे, मैं डिस्क्रिप्शन भी बताऊंगी आपको. एंड इसके बाद आया था हमारे पास कोठारी कमीशन. कोठारी कमीशन आया था हमारे पास 1966 में. ओके एंड देन हमारे पास आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. एक 68 में आई थी, ये भी ध्यान रखना, और एक 86 में आई थी. देन वी हैव द प्रोग्राम ऑफ एक्शन. इसके बाद हमारे पास प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया POA, ये 1992 में आया था. एंड इसके बाद हमारे पास आया है एनसीएफ. एनसीएफ भी हमारे पास 4 आ चुके हैं, 1975, 80, 2000 एंड 2005. ठीक है. सो वी विल डिस्कस वन आफ्टर वन. यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कब आया, 1948. इसको याद करने की मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आप लोगों को. राधा कृष्णन सबसे पहले भगवान जी आए थे पृथ्वी पे, विच मीन्स राधा कृष्णन. उसके बाद उनके हाथों में क्या थी, मुरली, जिसके थोड़ा सा रिजेंबल करता है मुदलियर कमीशन. एंड आफ्टर दैट इसके बाद हमारे पास आया कोठारी कमीशन. So what is the University Grant Commission stated that the University Grants Commission stated that we have to do a lot of work on the field of education. So हमने जो भी सब्जेक्ट बनाए हैं उनके ऊपर काम करना चाहिए, और कोर्स के जो इंस्ट्रक्शन है वो ऐसे रिकमेंड करी गई कि अलॉटेड जितना भी काम उस कोर्स के अंडर है हम उन्हें कंप्लीट करा सके. देन सेकेंडरी एजुकेशन ने क्या कहा था, द फाइनल असेसमेंट ऑफ द पीपल शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द इंटायर रिजल्ट ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन. की लास्ट में जो पेपर होते हैं उस पे ही नहीं पूरा जो बच्चे का असेसमेंट है मूल्यांकन डिपेंड करना चाहिए. नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने और चीजें क्या कही कि बच्चे के फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए स्कूल का जो पूरा रिकॉर्ड बनाया जाता है ड्यूरिंग देयर लर्निंग सेशंस, उनका भी ध्यान रखोगे. देन भोपाल सेमिनार ऑन एग्जामिनेशन, क्या इन्होंने क्या कहा था, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन एक सेमिनार रिफॉर्म करा था. किसके ऊपर, एग्जामिनेशन को रिफॉर्म करने के लिए. इन्होंने क्या कहा,
द स्टूडेंट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड पास और फेल ओनली बेसिस ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। आप सिर्फ लास्ट में मूल्यांकन करा के किसी बच्चे को पास या फेल नहीं बता सकते हो। नेक्स्ट है स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन द स्कूल शुड नॉट बी गिवन ड्यू टू इम्पोर्टेंस। यहाँ ये मतलब है बच्चे को जो जैसा उसका प्रदर्शन है उसको उचित महत्व दिया जाए, ना कि सिर्फ उनकी पेपर की जितना उन्होंने लिखा है। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो टोटल मार्क्स होते हैं ना किसी के भी, मान लो 100 मार्क्स का पेपर होता है तो उसमें से जो 20 मार्क्स की असेसमेंट है वो इंटरनल काउंट हो। इंटरनल मतलब उसने पूरे थ्रू आउट द ईयर क्या क्या कार्य किए हैं। After that, Kothari Commission stated that on the completion of course at the end of lower and higher stage, the student should receive a certificate from the school also giving the record. कोठारी कमीशन ने एक बात और बताई कि जैसे ही बच्चा अपनी कक्षा को पास कर ले उसके बाद हमें उनके रिकॉर्ड को बनाने के लिए, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड को बनाने के लिए आपको एक रिपोर्ट कार्ड बच्चे को प्रोवाइड करनी है जिसमें उनके पास पूरा ब्यौरा हो कि इन्होंने थ्रू आउट द ईयर क्या क्या गेट किया है मार्क्स के रिगार्डिंग। इसके बाद इंटरनल असेसमेंट शुड बी कंडक्टेड। जैसे हमारे एग्जामिनेशन रिफॉर्म में पहले ही बात हो चुकी है कि 80+20 का फॉर्मूला चले, तो इन्होंने भी बात दी कि बच्चों को जो है इंटरनल असेसमेंट भी कंडक्ट कराए जाएं जिससे कि बच्चे ने कॉम्प्रीहेंशन के साथ कितना काम किया है और कॉन्टिन्यूसली उसका इवेल्युएशन कैसे होते रहे। तो वी हैव टू असेस देयर एटीट्यूड, देयर इंटरेस्ट एंड देयर एबिलिटी एंड ट्रेट्स, हाउ शी और ही सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इंटरनल असेसमेंट में और क्या क्या चीजें करी जाएंगी, बच्चे के अचीवमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा एंड बच्चे के साथ वी हैव टू ट्राई टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ द लर्नर। देन कोठारी कमीशन की रिपोर्ट ने क्या क्या इशू किया, एग्जामिनेशन रिफॉर्म भी इशू किया जिसके अंदर बच्चे की कॉन्टिन्यूअस अचीवमेंट देखनी है, ना कि सिर्फ एट द एंड। ठीक है, ये मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रही हूँ। उसके बाद हमारे पास एनईपी आई 1986। NEP has strongly recommended the continuous comprehensive evaluation incorporate the both। 1986 ने क्या कहा है, NEP 1986 stated that we have to assess the child on both of the aspect, like कौन कौन से करिकुलर प्लस को करिकुलर दोनों एस्पेक्ट्स पे हमें बच्चों से बात करनी है, उनको असेस करना है। इसके बाद 1986 ने एक बात और कही, वी हैव टू टेक द फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। इसके बारे में मैं आपको इसी क्लास में आगे बताऊंगी कि फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट होते क्या हैं। देन आफ्टर दैट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया NCF 2005। इन्होंने भी एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की बात की एंड ये कहा कि बोर्ड को लॉन्ग टर्म जो मेजर है उसको छोड़कर स्टूडेंट को कॉन्टिन्यूसली असेस करना चाहिए। आपको एक मैं चार्ट जरूर बताना चाहूंगी। हमारे पास होते हैं एस्पेक्ट्स में क्या होते हैं हमारे पास, एस्पेक्ट्स ऑफ असेसमेंट में हमारे पास दो टाइप के असेसमेंट होते हैं, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। इसके बाद हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं बच्चों को जिससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। टेक्निक्स में हमारे मेथड्स आ जाएंगे, जैसे प्रोजेक्ट मेथड आ गया, डिस्कशन मेथड आ गया, लेक्चर मेथड आ गया, ये सारे आ जाएंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट में हमारे यूनिट टेस्ट आ जाएंगे, पीरियोडिकल टेकन टेस्ट आ जाएंगे एंड समेटिव में आएंगे हमारे SA1 या SA2 जो हमारे समेटिव असेसमेंट होते हैं वो। इसके बाद मेरे पास वो है टूल्स क्या होते हैं, टूल्स फॉर कंडक्टिंग द असेसमेंट कंडक्टिंग करने के लिए भी हमारे पास 3 टूल हैं। टूल नंबर 1 हमारे पास है क्लोज एंडेड क्वेश्चन एंड टूल 2 हमारे पास है ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड टूल 3 हमारे पास प्रोजेक्टेड एज या प्रोजेक्ट मेथड। सो क्लोज एंडेड में हमारे पास आ जाएंगे ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड आंसर, जितने भी शॉर्ट टाइप के हैं ना, मैच द फॉलोइंग, ये हमारे किस में आ जाएंगे, MCQs। ये क्लोज एंडेड है, इनमें एक ही आप आंसर देने के बाद आपका आंसर क्लोज कर लिया जाएगा। क्लोज करने का मतलब आपके पास एक ही बाउंड्री है जिसके अंदर ही आप आंसर कर सकते हो। ओपन एंडेड क्या होते हैं, जिसके अंदर आप अपने रिफ्लेक्टिव लेवल के अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हो। इसमें हमारे पास शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद हमारे पास है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट में आ जाएगा किसी प्रकार का प्रोजेक्ट, असाइनमेंट्स, ये हमारे किसके अंडर आ जाएंगे, प्रोजेक्ट मेथड के अंदर। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं। एस्पेक्ट्स में मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। उसके बाद मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं। टेक्निक्स में हमारे सारे मेथड ऑफ टीचिंग आ जाएंगे एंड इसके बाद मैंने आपको बताए हैं टूल्स में आपके पास 3 टाइप के टूल्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ CCE। मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दिया कि कहाँ से कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन करने की बात चली और कैसे कैसे ये बात NCF पे आने के बाद
को करिकुलर एंड करिकुलर दोनों एक्टिविटी को असेस करने की बात हो गई थी। अब सीसी स्टैंड फॉर द कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये मैंने बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में ही बताया, द एक्रोनिम्स स्टैंड फॉर कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूअस मतलब जो निरंतर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब जो सारी चीजों को इंक्लूड कर रहा है। एंड इवैल्यूएशन मतलब बच्चे को ऐसे असेस करना कि बच्चे के हर एस्पेक्ट का आप पता लगा पाओ। सो कॉन्टिन्यूअस विच इज रेफर्स टू द रेगुलर असेसमेंट ऑफ द लर्नर, इसमें बच्चे को रेगुलरली हमें असेस करते रहना है कि बच्चे ने कितना सीखा। इफ चाइल्ड हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, हम उसका असेसमेंट टाइम टू टाइम कर सकते हैं और ऐसे असेस कर सकते हैं कि बच्चे को डायग्नोस और रेमेडीज भी प्रोवाइडेड हो। नेक्स्ट आता है हमारे कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव नॉट जस्ट डीलिंग विद द रिटन, ये बच्चे ने कैसा लिखा उससे ही आप बात कर लोगे। इट डील्स विद द करिकुलर एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटी एंड लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड। एंड इवैल्यूएशन क्या होता है, बच्चे की अचीवमेंट को रिकॉर्ड करना, बच्चे के हर एक एस्पेक्ट को क्या करना, असेस करना। नेक्स्ट है सीसीई रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट दैट कवर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो सीसीई क्या कर रहा है, बच्चे के डेवलपमेंट में जितने भी एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड हैं सबको असेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू टर्म सीसी, कॉन्टिन्यूअस मींस एम्फेसिस ऑन द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जैसे लाइफ स्किल होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगी, प्रोजेक्ट मेथड स्किल हो गई, कलेक्शन स्किल हो गई, कम्युनिकेशन स्किल होगी। तो हम सारी एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं, उसके बाद हम उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देख रहे हैं। तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, रेगुलरिटी, हमें रेगुलर टाइम इंटरवल पे बच्चे को असेस करते रहना है। दूसरा हमें देखना है फ्रीक्वेंटली बच्चों को यूनिट टेस्ट उनके साथ साथ करा देने चाहिए। एंड आफ्टर दैट इफ चाइल्ड हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो हमें बच्चों को डायग्नोस करना है। देन उसके करेक्टिव मेजर मींस रेमेडी करानी है, उसको रीटेस्ट करना है कि बच्चे का अब लेवल क्या है। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू प्रोवाइडेड द फीडबैक टू द लर्नर्स। तो हमें कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब पता चला, जिसके अंदर आप बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर रहे हो, बच्चे के करिकुलर, को करिकुलर, ऑल द एस्पेक्ट्स। एंड इसमें आप कौन कौन से डोमेन्स या कौन कौन से लर्नर्स डेवलपमेंट एरियाज ले रहे हो, नॉलेज बेस्ड, जिसके अंदर बच्चा क्या कर रहा है, अपने क्रैमिंग लेवल पे है, बच्चा सिर्फ अपनी नॉलेज को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे बच्चा चीजों को अंडरस्टैंड करके कलेक्शन कर रहा है। अप्लाइंग, उन्हीं जो उसे नॉलेज मिली है उसको अप्लाई कर रहा है। एनालाइजिंग, उस जो भी उनके सामने स्टफ है उसको एनालाइज करके ये पता लगा पा रहा है कि इसके अंदर गिवन क्या है। एंड दैट चाइल्ड हैव टू इवैल्यूएट दैट सिचुएशन। एंड आफ्टर दैट अगर उसे पूरी नॉलेज हो गई है उसके बारे में, नाउ ही और शी कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ न्यू सिचुएशंस और न्यू सॉल्यूशन एंड अल्टरनेटिव फॉर देयर प्रॉब्लम्स। देन इसके बाद हमारी एनईपी की रिकमेंडेशन क्या थी, द स्कीम ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन में भी फ्लेक्सिबल होने चाहिए, ऑपरेटेबल, काम किया जा सके जिसपे। और जो भी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं जिसके अंदर जैसी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनके कंपल्शन बना के, मतलब बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी को असेस करना है, ऐसे हमें बात करनी है और ऐसे ही एविडेंसेस किसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज को प्रोवाइड करने हैं या स्कूल्स को प्रोवाइड करने हैं, जिससे बच्चे के हर एक एस्पेक्ट को असेस किया जा सके। नेक्स्ट आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीई, क्या हमारे उद्देश्य हैं, क्यों हम कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को लाना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये कहा गया कि बच्चे के तीनों डोमेन्स पे बात हो। तीनों कौन कौन से डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव, जिसमें संज्ञानात्मक मतलब बुद्धि से रिलेटेड सारी चीजें की बात की जाती है। साइकोमोटर जिसमें बच्चों के फिजिकल सारी अपीयरेंस, उनको कैसे काम करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। एंड देन इसके बाद होती है हमारी अफेक्टिव विच डील्स विद द भावनात्मक कौशल, मतलब बच्चों की फीलिंग से रिलेटेड है। ये बच्चों के थॉट प्रोसेस पे कैसे काम कर रहा है, कैसे जो मेमोराइजेशन हो रही है हम उसे हटा सके और अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज कर सके। इवैल्यूएशन को इंटीग्रल पार्ट बनाना है। इंटीग्रल पार्ट बनाने का मतलब है सारी ही एक्टिविटी का अभिन्न अंग है, हमें बच्चों को हर एक एक्टिविटीज पे क्या करना है, असेस करना है। एंड इवैल्यूएशन ये भी कहता है कि किसी बच्चे को किस तक पहुंचाने के लिए, अचीवमेंट तक, उसके अचीवमेंट रिकॉर्ड करने से पहले बच्चों की इंप्रूवमेंट पे ध्यान दो, अगर बच्चा कोई भी प्रॉब्लम या किसी प्रकार की सिचुएशन को फेस कर रहा है। नेक्स्ट है टू इवैल्यूएशन एज द क्वालिटी कंट्रोल डिवाइस। इवैल्यूएशन को ऐसा मानना है कि बच्चे की परफॉर्मेंस जो है उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड बना दे कि बच्चे को इतना को करिकुलर एक्टिविटीज में भी इंडल्ज होना जरूरी है। उसके बाद यूटिलिटी और इफेक्टिवनेस, कि आप जो भी प्रोग्राम या जो भी पढ़ाई करा रहे हो उसका कोई प्रयोग भी है या नहीं है। एप्रोप्रिएट डिसीजन लेने हैं कि अगर लर्निंग एनवायरनमेंट ठीक है या नहीं है, और ऐसा प्रोसेस बनाना है जो कैसा हो, हमारा लर्नर सेंटर्ड हो, और सेल्फ असेसमेंट करना भी बच्चे जाने क्या होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे। उसके बाद है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या लक्षण है या क्या गुण है हमारे सीसीई के, बच्चों में टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करना। दोनों एरियाज,
स्कोलास्टिक है या को स्कोलास्टिक है उनको क्या करना, कवर करना, मल्टीपल टेक्निक यूज करना, रिप्लेस करना, एग्जामिनेशन जो हमारा अर्लियर रिजिड एग्जामिनेशन पैटर्न था, जो कठोर व्यवस्था थी, उसे रिप्लेस कर देना, असेसमेंट को पूरे साल तक चलाना और बच्चों को उनके अंदर एक ऐसी लर्निंग की भावना को जागृत करना जिससे कि बच्चे क्या कर सकें, कंसीव कर सके ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को। एंड इसके अंदर जो जजमेंट है वो पार्शियल ना हो, आपकी जो डिवाइसेस हैं वो सारी चीजों को, एस्पेक्ट को देखें। को होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट, बच्चे का जो है चहुं ओर से उनका विकास देखा जा रहा है। असेसमेंट जो है, असेसमेंट फॉर लर्निंग ज्यादा करनी है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, मतलब हमें लर्निंग को जज नहीं करना है, लर्निंग के लिए असेसमेंट करनी है कि बच्चे कैसे काम कर रहे हैं। रेगुलर असेसमेंट करते रहना, ऑलराउंड डेवलपमेंट पे बात करनी है, नेगेटिव रिमार्क्स बच्चों को नहीं देने हैं। फॉर्मेटिव और समेटिव इवेल्युएशन दोनों टाइप पे आपको असेसमेंट करनी है। पीरियोडिक टेस्ट भी आप लेते रहोगे एंड इसके साथ साथ हम बच्चों को एक्टिविटीज भी परफॉर्म कराएंगे जिससे बच्चों का चहुमुखी विकास हो सके, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट बात आती है हमारी एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। एनसीईआरटी हैज एक्सप्लेन द फॉलोइंग। एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स पे क्या बात हुई है, असेसमेंट जो था स्कोलास्टिक एरिया इनफॉर्मली और फॉर्मली सिर्फ इन्हीं पे किया जाता था, बट अब ये बात हुई है कि हमें अपना असेसमेंट कॉन्टिन्यूअली करना है और पीरियोडिकली भी करते रहना है। एंड इफ द स्टूडेंट हैव द पुअर परफॉर्मेंस तो उसको डायग्नोज करना है और उसकी रेमेडी प्रोवाइड करके हमें उस बच्चे को रीटेस्ट भी करना है कि बच्चे अब इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हमारे को स्कोलास्टिक, ये तो हमारे स्कोलास्टिक के थे कि बच्चे को टाइम टू टाइम असेस करते रहना है और अगर बच्चे को प्रॉब्लम है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो दोबारा से उसको रेमेडीज दो, डायग्नोज करो, रेमेडीज दो और दोबारा से रीटेस्ट करो कि बच्चे ने अपनी परफॉर्मेंस को अचीव किया है या नहीं किया है। को स्कोलास्टिक में ये है कि हमें बच्चों की जो इंटरेस्टेड या फिर जिसमें बच्चा प्लेजर फील करता है वो स्किल क्या है, लाइफ स्किल को देखना है कि वो किसमें अच्छा काम करता है, उसके लिए चेकलिस्ट भी बना सकते हो। नेक्स्ट है फंक्शंस, क्या कार्य हैं सीसी लाने का, कि वो रेगुलर असेसमेंट करते रहें, नियमित मूल्यांकन करें, टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव बन जाए, वीकनेस स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाए और वी हैव टू नो द वीकनेस एंड द स्ट्रेंथ बोथ ऑफ द स्टूडेंट। हर एक एटीट्यूड या उनका इंटरेस्ट के एरिया को पकड़ो, डिसीजंस बनाओ, सेल्फ लर्निंग की हैबिट्स डेवलप करें, सेल्फ असेसमेंट की हैबिट डेवलप करें और बच्चों में प्रोग्रेस करने का कार्य करें। नेक्स्ट आता है असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट इन सीसी। अब आपको असेसमेंट करनी कैसे है, तो देखो स्कोप, इसमें सबसे पहली बात तो आपको असेसमेंट में मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि आपको दोनों एरियाज पे बात करना है। बच्चे रेडी हैं तो उनकी टेस्टिंग कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी हमें तीनों टाइप से जांचनी है, कोग्निटिव, अफेक्टिव डोमेन, तीनों पे जानना है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो अफेक्ट करें कि अगर आपने कोई भी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज बच्चों के सामने बनाई है, असेसमेंट इन सीसी की बात कर रही हूँ, अगर आपने कोई भी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज बना के दी है बच्चों को तो वो इफेक्टिव होनी चाहिए। ये हरमन एंड कुंथ ने कहा था कि अगर असेसमेंट करना चाहते हो तो जो भी आपने स्ट्रेटजीज बनाई है वो इफेक्टिव हो, क्रेडिबिलिटी बच्चों की सक्सेस पे जाके रुके और ऐसी इंफॉर्मेशन और ऐसी परफॉर्मेंस बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे लेके जाए हम कि जिससे बच्चा जो है होलिस्टिकली डेवलप हो जाए, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चों का हो जाए। तो मैंने आपको क्या कहा, जो हमारी स्कोलास्टिक थी उसके अंदर आपको क्या करना है, कॉन्टिन्यूस काम कराना है, टाइम पे असेस करते रहना है, पुअर परफॉर्मेंस को कम करना है और उसके बाद डायग्नोस करना है, देन रेमेडी देनी है एंड देन रीटेस्टिंग करनी है। और अगर मैं स्कोलास्टिक पे बात करूं तो बच्चे के अंदर लाइफ स्किल्स को क्या करना है, बढ़ावा देना है और उनके परफॉर्मेंस एंड इन्फॉर्मेशन को भी इंक्रीज करना है। नेक्स्ट आते हैं हमारे टाइप, दो टाइप के असेसमेंट है हमारे पास, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है, जिसके अंदर टीचर्स बच्चे को असेस करना चाहते हैं उनकी प्रोग्रेस से और उनका डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव उन्होंने अचीव किए हैं या नहीं किए हैं, यही टीचर का मेन उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे बच्चे टीचर्स क्या चाहते हैं, एक स्पेसिफिक फीडबैक चाहते हैं बच्चों से कि उन्होंने अचीव किया है या नहीं किया है, उनके ऑब्जेक्टिव बच्चों के सामने बताना चाहते हैं, देखो बच्चों हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य ये था कि आपको यहाँ तक का समझ आ जाए। जैसे मेरा उद्देश्य ये है कि आपको अब तक सीसीई समझ आ गया होगा, हम अब उसके टाइप्स कर रहे हैं। तो बच्चों की परफॉर्मेंस देखनी है, कॉन्टिन्यूअसली असेस करते रहना है, बच्चों के पार्टिसिपेशन को रिकॉर्ड करना है। एफएस जब बच्चे देते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चा जितने भी लेवल पे उससे ज्यादा इंप्रूव करे। प्री डिसाइडेड कैटेगरी को बच्चा या फिर क्राइटेरिया को बच्चा इन्वॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है, पर्टिकुलर यूनिट का ही आप असेस करोगे, मतलब उसके यूनिट के बारे में समझाया या नहीं आया है। बच्चों की परफॉर्मेंस इनहेंस करनी चाहिए और जो लर्निंग है उनकी स्ट्रेस फ्री रहे और उनके हर एक एरियाज जो हैं डेवलप्ड हो जाएं।
बच्चों को मोटिवेट करने का काम करे। स्ट्रेस फ्री असेसमेंट मतलब यहाँ पे कोई बच्चों को बर्डन नहीं दिया जा रहा कि आपको पूरी पूरी बुक रट के आनी है, यू हैव टू मेक योर सेल्फ कॉम्पिटेंट ऑन अ स्पेसिफिक कंटेंट। डेफिनेशन की बात करूं, ब्लैक एंड विलियम क्या कहते हैं, इट मीन्स नो मोर देन द असेसमेंट इज कैरिड आउट फ्रीक्वेंटली एंड इज प्लान्ड एट द सेम टाइम एज अ टीचिंग। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो मूल्यांकन है वो बार बार किया जाता रहना चाहिए और आपको ऐसी योजनाएं बनानी है जो आपकी शिक्षण के साथ साथ टीचिंग के साथ साथ लर्निंग को भी इनहेंस कराने का काम करें, मतलब प्लान करके चलोगे ये सारी चीजें भी। सैडलर कहते हैं इट इंक्लूड्स बोथ फीडबैक एंड सेल्फ मॉनिटरिंग, ये आपको फीडबैक भी प्रोवाइड कर रहा है और आप जो सेल्फ मॉनिटरिंग है वो भी करते जा रहे हो, मतलब टीचर्स भी कर रहे हैं और स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड टू सम अप द लर्निंग। समेटिव असेसमेंट कराई किस लिए जाती है कि आपने जो भी लर्निंग किया है अब हम उसे सम अप करने जा रहे हैं, अब हम लास्ट में पहुंच गए हैं। तो इवेल्युएशन किस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करता है, the summative assessment test to other graded evaluation must be demonstrably reliable, valid और free of biasness। कैसा होना चाहिए, मतलब किसी विश्वसनीय हो, किसी भी प्रकार की जो बायसनेस है वो उसके अंदर ना हो, एंड ऑफ द कोर्स हो। सेकेंडली बच्चों के जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं, अब ये समझा जाता है कि बच्चों ने वो अचीव कर लिए हैं, तो अब हम बच्चों को असेस करने जा रहे हैं कि हाउ मच दे अचीव्ड, कितना उन्होंने किया है। ये हमारे ईयरली भी हो सकते हैं समेटिव असेसमेंट और हाफ ईयरली भी हो सकते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन एंड होम एग्जामिनेशन आल्सो इंक्लूडेड इन द समेटिव। ये इवैल्यूएशन का प्रोसेस है, इफेक्टिवनेस टीचिंग की जानती है और ये लर्निंग का असेसमेंट है, मतलब असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। और इसके अंदर हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यूज किए जाते हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब बच्चों को इतने पार्ट्स मिलेंगे, इतने पार्ट्स का मार्क्स मिलेगा, इतने नंबर ऑफ वर्ड्स लिखने चाहिए। अब अगर मैं बात करूं एडवांटेजेस की, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देना है, इससे क्या होगी, ड्रॉप आउट कम होगी बच्चों की, रेगुलर असेसमेंट होती रहेगी तो बच्चों को आप कॉन्सेप्चुअली देख पाओगे कि उन्होंने कितना लर्न किया है, नहीं किया है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, फ्रेंडली एनवायरनमेंट उन्हें मिलेगा। और जब हम सिर्फ करिकुलर की, सिलेबस की, कंटेंट की बात करते रहते हैं तो बच्चों की जो लाइफ स्किल है हम उनके बारे में भूल जाते हैं। तो उस एस्पेक्ट पे भी हम बच्चों पे ध्यान देंगे जिससे बच्चा तीनों डोमेन्स में, तीनों एस्पेक्ट्स में क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा और बैलेंस रहेगा, मतलब फिजिकल में भी, इमोशनल में भी और मेंटल कॉग्निशन में भी। रेमेडीज प्रोवाइडेड होगी, क्रिएटिव टीचिंग होगी एंड स्टूडेंट आल्सो डेवलप द ऑल राउंड होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों का होगा। टॉपिक में जानेंगे हम पोर्टफोलियो होता क्या है, कहाँ पे इसकी यूसेज है और कैसे बनाए जाते हैं। सो पोर्टफोलियो का अगर मैं इटमोलॉजिकल मीनिंग जानने की कोशिश करूं तो ये हमारा दो वर्ड से बना हुआ है। पोर्ट विच मीन्स होती है छोटी रिपोर्ट, द शॉर्ट रिपोर्ट, एंड द फोलियो विच मीन्स होती है कंप्लीट एंड लॉन्ग रिपोर्ट ऑफ अ पर्सन's एक्टिविटी। सो इन जर्नल पोर्टफोलियो क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ अ पर्सन, ग्रुप, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेशन और लाइक विच एम्स टू डॉक्यूमेंट द डेवलपमेंट एंड प्रोसेस टू अचीव द गोल सेट। कह रहे हैं कि अगर आपको किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी चीज को कैसे समूह बनाना है, ऑर्गेनाइज करना है, किसी पर्सन का ग्रुप बनाना है, इंस्टीट्यूशन हो या ऑर्गेनाइजेशन हो या किसी कॉर्पोरेशन के, निगम के तहत अगर कोई कार्य करने हैं तो उसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन किसकी, उसके डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस की, वो हमारी पोर्टफोलियो कहलाती है। स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो की बात करें तो अ पोर्टफोलियो पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क, बच्चों के पूरे वर्क का, टेल्स अ स्टोरी एंड एफर्ट एंड प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट, जो बच्चे की पूरी कहानी बताए, उनकी पूरी कहानी, उनकी प्रगति की कहानी क्या थी और उनकी उपलब्धि की कहानी क्या हो सकती है, इसके बारे में जो पूरी इंफॉर्मेशन दे वो हमारा पोर्टफोलियो होता है। अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क दैट डेमोन्स्ट्रेट अचीवमेंट एंड इंप्रूवमेंट, जो बच्चे के बारे में क्या डेमोन्स करके दिखाए, आपको क्या प्रदर्शित करे कि बच्चों की उपलब्धि क्या रही है या बच्चों ने कहाँ कहाँ किन किन चीजों पे अपने ऊपर सुधार किए हैं। पोर्टफोलियो फॉर टीचर्स, टीचर्स की बात करूं तो टीचिंग पोर्टफोलियो इज कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, किन किन चीजों का डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड होता है, द आइडियाज, द ऑब्जेक्टिव, कि उनके टीचिंग के आइडिया क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, मेथड वो कैसे यूज करते हैं, या अगर कोई लेसन पढ़ाना है तो उसके लिए प्लानिंग कैसे करोगे, प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ाएंगे, और अगर बच्चे को असेस कर रहे हो ड्यूरिंग द प्रोसेस तो कैसे इंप्रूवमेंट लाओगे अपनी टीचिंग के अंदर। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो एक क्लियर पर्पस एक्टिविटी होती है जो आपके लर्निंग टारगेट को फुलफिल या अचीव करने की कोशिश करता है। क्लियर पर्पस का मतलब है पहले से ही उद्देश्य को प्रभावित किया जाएगा, परिभाषित किया जाएगा। सिस्टमैटिक है, ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब सुव्यवस्थित है, संगठित है और बच्चे के हर एक प्रोडक्ट्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है। प्री एस्टैब्लिश्ड गाइडलाइन, और जो हमारी पूर्व स्थापित दिशा निर्देश है उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। प्रोसेस के बारे में बताएगा और वो भी कैसे, जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट की ओर आपको इशारा करते होंगे।
देन क्लियर एंड अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया, और हमारा किस चीज के लिए, बच्चों को इवैल्यूएशन करने के लिए स्पष्ट और उचित मानदंड लेके चलेंगे। डेवलपिंग अ स्टूडेंट पोर्टफोलियो, क्या क्या करोगे, स्टूडेंट्स की ग्रोथ के बारे में लिखोगे, मतलब ऐसी चीजें जो आप मेजर कर सकते हो, हाइट, बॉडी, बीपी, ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, तो ये चीजें ग्रोथ में आ जाएंगी। स्पेसिफिक स्किल, अगर किसी स्किल पे बात कर रहे हो, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है या कोई और स्किल है बच्चों की, उन पे फोकस कर, साइंटिफिक स्किल है। देन क्विकली शो स्टूडेंट्स अचीवमेंट, उसके बाद बच्चे ने जो जो अचीव किया कि भाई ये फर्स्ट पोजीशन थी, सेकंड पोजीशन थी, इतने मार्क्स गेन किए हैं, अटेंडेंस में इतनी परसेंटेज है, हमारी कंप्यूटर में ऐसी ग्रेड है। और अपने टीचिंग मेथड्स को भी टीचर्स को बार बार इवेल्युएट करना चाहिए, उसके ऊपर आप स्टूडेंट्स की पूरी रिपोर्ट बनाओगे। डिसाइडिंग हाउ विल यू ग्रेड इट, कैसे ग्रेड करोगे, यूज अ रूब्रिक। रूब्रिक क्या होते हैं बेटा, जब भी आपको किसी चीज को इलेबोरेट करके दिखाना होता है या किसी चीज के मार्क्स देने होते हैं, तो आपके लिए आप उसके लिए पहले से ही एक स्केल जनरेट कर लेते हो, आप उसे रूब्रिक बोलोगे कि अगर आप 0 नंबर दे रहे हो तो बच्चे ने क्या क्या लिखा होगा जिससे 0 नंबर देंगे, 1 नंबर दे रहे हो तो बच्चे ने क्या क्या चीजें लिखी होंगी, 2 नंबर पे क्या चीजें, 3 नंबर पे क्या चीजें, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन देना रूब्रिक्स कहलाता है। लेटर ग्रेड A B C D ये ग्रेड दे रहे हो या रेटिंग स्केल दे रही हो, ठीक है। रेटिंग स्केल में हमारे पास 0 1 2 3 ऐसे। व्हाट विल बी इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करोगे, स्पेसिफिक पीसेस, बच्चे के बारे में पूरी जानकारियां, कॉमन कोर, हमारी जो शिक्षा आप जिस चीज पे शिक्षण करा रहे हो उसका मेन फोकस किस चीज पे है, स्टूडेंट्स करेक्टली कैसे वर्क करेंगे, कैसे बच्चा टास्क परफॉर्म करता है, बेस्ट वर्क क्या है बच्चे का, और क्रिएट अ पोर्टफोलियो फॉर 1 यूनिट, जैसे पहले 1 यूनिट के लिए आप बना के दिखा दो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म उसके ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे। एंड जो वेरियस पीसेज है हमारे पोर्टफोलियो के, जैसे हमारी कौन कौन से बताया मैंने, ग्रोथ के बारे में बता रहे हो, असेसमेंट के बारे में बता रहे हो, बच्चों की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बता रहे हो, तो उन पीसेस को कलेक्ट करोगे और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स भी हम बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हाउ मच विल यू इन्वॉल्व द स्टूडेंट, आप कितना स्टूडेंट को इन्वॉल्व करना चाहोगे। क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट एज, सबसे पहले जब भी एक पोर्टफोलियो बना रहे हो तो वो बच्चों की एज पर डिपेंड करेगा। इसके अंदर आप चेकलिस्ट भी रख सकते हो कि आपको बहुत सारी चीजें ऐसे चेक करनी होगी कि ये बच्चे का हो गया, ये डन है, ये डन है। मान लो वैक्सीनेशन की बात करूँ तो वो डन है बच्चे का। यंगर स्टूडेंट्स में नॉट अंडरस्टैंड द ग्रेडिंग स्केल, बच्चों को, छोटे बच्चों को ये ज्यादा समझ नहीं आता, तो इसके लिए आप और ऑप्शन भी रख सकते हो उनके अंदर। देन आस्क देम द क्वेश्चन सच एज व्हाई, डिड, हाउ, ये आपने कैसे किया, क्यों किया, इनके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हो। बच्चों को इन्वॉल्व करोगे और इनकरेज करोगे कि वो अपना कार्य इतने अच्छे से करे जो उनके पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट हो। विल यू यूज एज अ डिजिटल पोर्टफोलियो, क्या आप डिजिटल पोर्टफोलियो यूज कर सकते हो। यस वी कैन यूज अ डिजिटल पोर्टफोलियो, जो हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से मदद से बनेगा। जैसे हम पेन पेपर पे बनाते थे, अब हम सीधा कंप्यूटर या लैपटॉप में भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो होते हैं जो डिजिटल पोर्टफोलियो होंगे, जिसके अंदर हमारी जो ट्रांसपोर्ट या मेकिंग का काम रहेगा वो हमारे यूसेज ऑफ कंप्यूटर के साथ ही रहेगा। अब हमारे उद्देश्य क्या हैं पोर्टफोलियो बनाने के, बच्चों को मॉनिटर करना, निगरानी में रखना, बच्चों के असेसमेंट को देखना जो हमारी सबमिटिव असेसमेंट होती है, और बच्चों की ग्रेड्स को डिटरमाइन करना जो भी हमारी सबमिटिव होती है। डिफरेंट काइंड ऑफ पोर्टफोलियो, द ग्रोथ पोर्टफोलियो, जिसके अंदर आप बच्चों की सिर्फ ग्रोथ को मेजर करोगे। मैंने कहा ना, हाइट, वेट, लेंथ, इन चीजों को, आई कलर। देन आते हैं शोकेश, बच्चों के जो चीजें हमें सिर्फ शो करके दिखानी है, द अचीवमेंट काइंड ऑफ। इसके बाद वर्किंग प्रोसीजर डिपेंडेंट होता है। क्लास पोर्टफोलियो, बच्चों की क्लासरूम एक्टिविटी से, एंड इवैल्यूएशन यहाँ पे बच्चों की अचीवमेंट से रिगार्डिंग होगा। तो फर्स्ट है हमारा डेवलपमेंटल पोर्टफोलियो, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है जो हमारे बच्चों की टोटली परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है और इंप्रूवमेंट पे डिपेंड करता है, डेवलपमेंटल हो जाएगा। शोकेस, जिसमें बच्चों के सिर्फ बेस्ट वर्क को शो किया जाता है, कुछ एरियाज को सेलेक्ट किया जाता है और वही एरियाज पोर्टफोलियो में दिखाए जाते हैं। जैसे आपने पोर्टफोलियो वर्ड कभी आपने मूवीज में, टीवीज में सुना हो कि एक्टर एक्ट्रेस रखते हैं, तो वो अपनी दी बेस्ट फोटोज के अंदर लेके चलते हैं, मॉडल्स वगैरह करते हैं। वर्किंग पोर्टफोलियो, जिसके अंदर आप बच्चों के मेंटेन्ड वर्क को देखोगे, वीकली, डेली, मंथली, ईयरली, कि बच्चे ने कोई कोई कार्य कैसे किया है। देन आते क्लासरूम पोर्टफोलियो, जिसके अंदर टीचर्स के रिव्यू, टीचर की, बच्चे की नॉलेज, उस क्लासरूम के रिगार्डिंग कोई भी कार्य करता है तो वो उसका क्लासरूम पोर्टफोलियो कहलाएगा। Next are the evaluation, the portfolio which is going to evaluate the child and which will determine the achievement of the child, which is known as evaluation. तो ये हमारे बच्चों को ग्रेड देने में, बच्चों की परसेंटेज बताने में हेल्पफुल होता है। ये था हमारा पूरा पोर्टफोलियो के बारे में। आप, आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। अचीवमेंट टेस्ट होते क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एंड हाउ वी कैन मेड द अचीवमेंट टेस्ट एज अ टीचर। सो अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है,
देखो नाम से आपको क्या समझ आ रहा होगा, आपको एक वर्ड जरूर समझ आ रहा होगा, अचीव करना किसी चीज को। तो अचीवमेंट टेस्ट या उपलब्धि परीक्षण एक प्रकार का टेस्ट है जब आप ये जानना चाहते हो कि आपके बच्चों को कोई चीजें कितनी समझ आई हैं, आपने जो गिवन पीरियड ऑफ टाइम में बच्चों को पढ़ाया है उसका बच्चों ने कुछ उपलब्ध भी किया है या नहीं किया है। So we are going to or assess the aspect of intellectual aspect of the learner. So we can say that achievement test is a kind of a test in which we are going to assess the students intellectual level. So achievement test में आपके पास क्या हो सकता है, we have the different kind of achievement test. हमारे पास oral test भी हो सकते हैं और written test भी हो सकते हैं। और written test में भी आपके पास क्या subject matter हो सकता है भाई, आपके पास MCQs मतलब objective type questions हो सकते हैं, recognizable question हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ऐसे हम बच्चों के अचीवमेंट को मेजर कर सकते हैं। और कुछ हमारे पास अचीवमेंट टेस्ट ऐसे भी होते हैं जो स्टैंडर्डाइज भी होते हैं। तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि हमारे फिक्स्ड ड्यूरेशन पे हम कैसे कैसे टेस्ट ले सकते हैं और ये टेस्ट हमारे पास कैसे होने चाहिए, एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शनिंग ऑफ दीज काइंड ऑफ टेस्ट इन अ क्लासरूम। डेफिनेशन, अचीवमेंट टेस्ट इज अ वन डिजाइन टू मेजर द नॉलेज। क्या हुआ, उपलब्धि परीक्षण क्या है, एक ऐसा टेस्ट जो बच्चों की नॉलेज, ज्ञान को, अंडरस्टैंडिंग, उनकी समझ को और उनके कौशल को किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में या ग्रुप में बच्चों को समझ पाए, ये फ्रीमैन कहते हैं। अ जनरल अचीवमेंट टेस्ट इज अ वन डिजाइन टू एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ सिंगल स्कोर, जिसमें बच्चों के आप एक नंबरिंग का स्कोर देके बता सकते हो रिलेटिव अचीवमेंट क्या थी फील्ड ऑफ अचीवमेंट में। देन प्रोफिशिएंसी आपको पता चलती है इस टेस्ट से, ये सुपर कह रहे हैं कि कितना लर्न किया है, कितना लर्न कर सकते हैं, कितना परफॉर्म किया है। और अचीवमेंट टेस्ट इसलिए भी डिजाइन किया जाता है कि बच्चों की सर्टेन स्किल को भी हम प्रोफिशिएंसी देख लें कि बच्चा कॉम्पिटेंट है रिगार्डिंग दैट स्किल और नॉट, मतलब उस कौशल के लिए। इसके बाद आती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण की क्या विशेषताएं हैं या फिर क्या लक्षण है। अचीवमेंट टेस्ट इज अ टूल और डिवाइस, मतलब ये हमारे पास एक प्रकार की क्या है, टूल है, उपकरण है या एक प्रकार की डिवाइस, युक्ति है जिससे हम बच्चे की अचीवमेंट, उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इट इज अ कंट्रोलिंग प्रोसेस फॉर टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटी, एक प्रकार का कंट्रोलिंग प्रोसेस है, मतलब शिक्षण और अधिगम को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया है। मान लो कोई टीचर पढ़ा के चला गया और किसी मतलब उनके एचओडीज को, प्रिंसिपल को यही नहीं पता चल रहा कि बच्चे अचीवमेंट कितनी कर रहे हैं, तो कोई भी टीचर कैसा भी पढ़ा सकता है, इवन ना भी पढ़ाए तो चल जाएगा वो, क्योंकि वी डोंट नॉट हैव एनी काइंड ऑफ पैरामीटर जिसपे हम मेजर कर पाए। इट हेल्प इन असरटेनिंग द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द लर्निंग, बच्चों ने कितना याद किया है और कैसी क्वालिटी रही है, मतलब हम गुण भी देख सकते हैं उसके और मात्रा भी देख सकते हैं उस क्वालिटी की, विशेषता की। ठीक है, नेक्स्ट है इट मेजर्स द प्रेजेंट एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल कंसर्न, मतलब कि जो व्यक्ति है उसकी क्षमता ये है कि उसे समझ आया या नहीं समझ आया। इट प्रोवाइड्स फीडबैक बोथ टू द टीचर एंड द स्टूडेंट, बच्चों को भी और टीचर को भी फीडबैक देगा ये। इट मेजर्स कोग्निटिव एज वेल एज नॉन कोग्निटिव आउटकम ऑफ एजुकेशन, और ये शिक्षा के संज्ञान और गैर संज्ञान परिणाम को भी मेजर करेगा। सो नेक्स्ट आते हैं हमारे, आई थिंक आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ आ गई है कि ये टूल है, टेक्निक है, कितना बच्चों ने फीडबैक लिया और इजी टू हैंडल है, और एक काइंड ऑफ स्कोर हम टीचर्स को प्रोवाइड कर सकता है कि बच्चे को कोई चीजें समझ आ रही है नहीं आ रही, एंड इट विल ऑल्सो टेल द क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ। नेक्स्ट हमारे टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट को अगर मैं बाइफर्केट करूं तो हमारे पास कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो स्टैंडर्डाइज हैं, जो मानक हैं, और कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो टीचर मेड हैं। सो टीचर 3 फॉर्म से अपने टेस्ट ले सकता है, दैट कैन बी द रिटन फॉर्म, द ऑरल फॉर्म, द प्रैक्टिकल फॉर्म, लिखित, मौखिक और हमारी प्रयोगात्मक। इसमें भी हमारे पास लिखित में कुछ आते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चंस और कुछ आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, इनकी बाइफर्केशन भी मैं आपको बताऊंगी। सो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कौन से होते हैं, ऐसे टेस्ट जो बिल्कुल स्टैंडर्ड हैं एंड दैट आर प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट, जो विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित किए गए हैं या फिर तैयार किए गए हैं। और इन टेस्ट के अंदर चाहे आपकी एज क्या है, ग्रेड क्या है, रूरलिटी है, अर्बैनिटी, सक्सेस, इन सब बेसिस के ऊपर भी आपको एक पैरामीटर के ऊपर स्टैंडर्डाइज कर लिया गया। जैसे हम एलडीसी के टेस्ट देने जाते हैं, डीएसएसबी के टेस्ट देने जाते हैं, ये बिल्कुल स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं। सो अ स्टैंडर्डाइज टेस्ट, एक मानकीकृत परीक्षण क्या होता है, इज अ वन इन विच द प्रोसीजर apparatus scoring have fixed so that precisely the same test can be given in a different time and place। मतलब इस प्रकार से उनका स्टैंडर्डाइज टेस्ट प्रिपेयर किया जाता है कि आप वही टेस्ट डिफरेंट प्लेस पे या डिफरेंट टाइम में भी अगर दोगे तो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटी बिल्कुल सेम ही रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास टीचर मेड टेस्ट, टीचर के द्वारा बनाई गई। तो वो टेस्ट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द टीचर, जो अध्यापकों या शिक्षक के द्वारा निर्मित किए गए हों, वो हमारे टीचर मेड टेस्ट कहलाते हैं।
ये टेस्ट टीचर्स के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं ऑब्वियस, और टीचर्स इसलिए प्रिपेयर करते हैं कि बच्चों ने उनके पढ़ाए गए समझाए गए कंटेंट से कितनी नॉलेज को गेन किया है, ग्रास्प किया है। ये मतलब डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया 3 मुख्य प्रकार, लिखित, मौखिक और प्रायोगिक, मतलब ऑरल, रिटन एंड कौन सा प्रैक्टिकल एबिलिटी को मेजर करने के लिए। एंड दीज आर मोर रिलायबल, क्योंकि एज अ टीचर हम सबको पता है कि हमारे बच्चों का स्टैंडर्ड क्या है और बच्चों की नॉलेज कितनी है, तो हम उसके अनुसार हम अपने टेस्ट भी मॉडिफाई और फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आपके पास क्या हो, सबसे पहले मतलब मेन 3 चीजें ना आपको हमें सबको याद रखनी है। फर्स्ट मेन थिंग है आपकी कि जब भी आप प्रिपेयर करोगे तो आप अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करोगे। दूसरा आप डिसाइड करोगे कि क्या लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मतलब आपके क्या कंटेंट रहेंगे और किस प्रकार का टेस्ट आप बच्चों के सामने देने वाले हो। तीसरा आप याद रखोगे इवैल्यूएशन, मूल्यांकन कैसे करोगे, तभी आपके स्टेप जो टेस्ट है एक अच्छा टेस्ट बन पाएगा। सो क्या स्टेप है, द कंटेंट, जो कंटेंट आपको देना है उसका ध्यान रखोगे, मतलब जो भी आपका प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है या शेड्यूल है उसके बारे में ध्यान रखेंगे। टेस्ट आइटम कैसे फाइनलाइज करोगे कि आपको डिफिकल्टी कैसे रखनी है, किस कॉन्सेप्ट से कितने मार्क्स का पेपर देना है, क्या रेंज ऑफ सब्जेक्ट मैटर रहेगी। आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव कौन कौन से ऑब्जेक्टिव, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन और स्किल बेसिस, हम ये ऑब्जेक्टिव उनकी वेटेज के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड कर सकते हैं। आउटलाइन द कंटेंट वेटेज की ये वाला चैप्टर 5 नंबर का आएगा, ये वाला चैप्टर 10 नंबर का आएगा, इस चैप्टर में आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्वेश्चन वैसे ही फॉर्मुलेट करने हैं, प्री प्लान कर लेना है फॉर्मेट। सबसे पहले फॉर्मेट प्री प्लान करोगे कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेगी, आप एमसीक्यू डालोगे, उसके पहले इंस्ट्रक्शंस आपकी कुछ होती हैं वो रहेगा, टाइम कितना दोगे, आप मैक्सिमम मार्क्स बच्चे कितने गेन कर सकते हैं और कौन सी कक्षा के लिए है, मार्किंग स्कीम बनाओगे। ठीक है, तो ये एक टेस्ट का एक सैंपल क्राइटेरिया है। मान लो होल नंबर चैप्टर है, ठीक है, मार्क 1 नंबर के कितने क्वेश्चन है हमारे पास, 2 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं है, 3 नंबर के कितने क्वेश्चन है, 1, तो मतलब 2 + 3 हुआ है अब तक। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है और हाफ, मतलब 2 + 3 + 4 + 2 विच मीन्स 5, 4, 9 और 2 11 मार्क्स होल नंबर को गए हैं। नेक्स्ट आता है नोइंग द नंबर, 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 1 + 2, 3 नंबर का भी एक क्वेश्चन प्लस 4 नंबर का एक क्वेश्चन और उसका आधा, तो ये हमारे पास कितने हो गए, 12 मार्क्स। ऐसे ही प्लेइंग विद नंबर, मतलब अलग अलग यहाँ पे मैंने कंटेंट या चैप्टर्स लिखे हुए हैं कि टोटल 90 नंबर का आपका पेपर आएगा और ये बाइफर्केशन आएगी, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा अ फ्यू पॉपुलर अचीवमेंट टेस्ट। कुछ अचीवमेंट टेस्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट टेस्ट है हमारा, किसने दिया था, वेशलर इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट, वेशलर ने दिया था। ये क्या था, ये वेशलर जो टेस्ट था ये सेकंड एडिशन था, वेशलर वेट के नाम से सेकंड, एंड एसेस द एकेडमिक अचीवमेंट। एकेडमिक अचीवमेंट की बात कर रहे हैं मेनली, इन्होंने ना, मैं आपको मोटी मोटी चीजें बताऊं तो 4 चीजों को मेजर करने के लिए इन्होंने बनाया था। चारों स्किल हमारी कौन कौन सी, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड अर्थमेटिक, इन सब के लिए। जैसे रीडिंग में बात करूं तो इन्होंने ऑरल दे लिए थे, राइमिंग दे ली थी, पोएम रिसाइटेशन दे ली थी। रिटन की बात करूं तो डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आ गए थे, और अगर लिसनिंग की बात करूं तो वहां पे बच्चा कितना अच्छे से सुन पा रहा है और फिर वैसे ही कैसे प्रोनाउंस कर पा रहा है। और अर्थमेटिक्स में हमने डिफरेंट काइंड ऑफ क्या दिए थे, मैथमेटिक्स के सम दिए थे वेशलर्स इंडिविजुअल टेस्ट में। ठीक है, 4 बेसिक स्किल थी, रीडिंग, मैथ, राइटिंग एंड ओरल लैंग्वेज, और इन्हीं के अकॉर्डिंगली उन्होंने अपना स्केल प्रिपेयर किया था। हमें ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, और इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो इन द फर्स्ट ईयर सेक्शन तो आपको ये बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अचीवमेंट टेस्ट पे फोकस करो, आपको ये दोनों स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट नहीं याद करने हैं। नेक्स्ट है पीबॉडी इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट। पीबॉडी इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट में भी 4 चीजों पे ही बात की थी। देखो एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये जो वाला टेस्ट था ये हमारा किसके लिए था, एज ऑफ 5 to 22 ईयर्स के लिए, मतलब 12th ग्रेड के लिए चल जाएगा। किससे लेकर, छोटे लेवल से लेकर हमारी 12th क्लास के लेवल। जो वेशलर इंडिविजुअल टेस्ट था वो क्या था हमारा, किसके लिए था, बच्चों के लिए भी था, एडोलेसेंट के लिए भी था, कॉलेज गोइंग के लिए भी था, मतलब हम कह सकते हैं कि थोरो एज के लिए था पूरा, मतलब हमारे जो बच्चे लर्निंग में हैं उससे लेके 85 साल के आदमी तक इस वेशलर टेस्ट को कर सकते हैं। जबकि पीबॉडी टेस्ट जो था वो हमारा कैसा था, वो हमारा एज ग्रुप के लिए था 12th तक ग्रेड के लिए, मतलब हमारे 5 से 22 साल के बच्चों के लिए था। इन्होंने भी किस चीजों पे बात करी थी, इन्होंने भी बेसिक स्किल पे बात करी थी। कौन कौन सी, हमारे एरियाज जर्नल इन्फॉर्मेशन, रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स, इन पे ही बात हुई थी। और ये टाइम टू टाइम वेरी करते थे, मतलब वी कैन
नो दैट कि अगर बच्चा 6th क्लास में तो उसका टेस्ट कुछ और मिलेगा, बच्चा 1st क्लास में तो उसका टेस्ट कुछ और मिलेगा, तो अकॉर्डिंगली ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इफ यू वांट टू रीड मोर तो स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़ सकते हो आप। नेक्स्ट इज आवर यूसेज ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट को आप कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हो, क्लास में कर सकते हो, इंस्टीट्यूशन में कर सकते हो, कॉलेजेस में कर सकते हो, किसी बच्चे को ट्यूटोरियल दे रहे हो आप तब भी कर सकते हो, तो कंटेंट को फाइंड आउट करने के लिए कर सकते हैं। तो यूसेज में फर्स्ट है हमारा इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस, कि बच्चे की जो बौद्धिक क्षमता थी, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे बच्चे से, वो बच्चे ने फाइंड की है या नहीं की है। इंफॉर्मेशन किसके लिए, पेरेंट्स के लिए, या बच्चे की अचीवमेंट कितनी हुई है उसके लिए हम अचीवमेंट टेस्ट को प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द टीचर, कि टीचर ने जो टीचिंग की है वो वैल्यूएबल है या इफेक्टिव थी या नहीं थी। इसके बाद आता है हमारा शॉर्ट लिसनिंग स्टूडेंट फॉर द स्पेशल प्रोग्राम, कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पेशल प्रोग्राम को बहुत कम सुनते हैं, तो हम उनके लिए भी ये यूसेज कर सकते हैं अचीवमेंट टेस्ट का, कि पता चल जाए कि बच्चों ने सुना ही नहीं है या फिर बच्चे उस पर कार्य ही नहीं कर रहे हैं। फिफ्थ है मिसलेनियस रिक्वायरमेंट। मिसलेनियस रिक्वायरमेंट की आपको असेसिंग टूल्स बनाने हैं, आपको अपना रिजल्ट दिखाना है, आपको अपनी खुद की अचीवमेंट दिखानी है, आपको अपनी आपको अपने प्रोफेशनल एथिक्स या फिर प्रोफेशन में अपग्रेड करना है, अपलिफ्टमेंट के लिए चाहिए, या बच्चे की आप बच्चे की पर्सनल रिक्वायरमेंट को फुल कर रहे हो, तो वो हमारी मिसलेनियस रिक्वायरमेंट के अंदर आ जाएंगी। ये हमारे अचीवमेंट टेस्ट है। सबसे पहले मैंने आपको अचीवमेंट टेस्ट में क्या बताया कि हमारे एक ऐसे टेस्ट होते हैं जो बच्चों की अचीवमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए बनाए जाते हैं, आपके लर्निंग लेवल को देखने के लिए, एकेडमिक स्किल्स को ऑब्जर्व करने के लिए, और बच्चों को कितनी नॉलेज है रिगार्डिंग दैट कंटेंट, उसके लिए जो भी आप टेस्ट प्रिपेयर करते हो वो आपका अचीवमेंट टेस्ट कहलाता है। उसके बाद मैंने आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं कि ये स्कोर कर सकते हैं, बच्चों को असेस कर सकते हैं, ये हमारे पास टूल है, एक टेक्निक है, इट विल टेल यू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ। इसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार में, हाँ मैं आपको एक चीज बताना भूल गई हूँ कि हमारे पास स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं और टीचर मेड टेस्ट होते हैं। टीचर मेड में मैंने आपसे बात करी कि ओरल होता है, रिटन होता है, और हमारे पास प्रैक्टिकल एबिलिटी का टेस्ट होता है। ओरल में आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो, बच्चों से जांच सकते हैं, मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन रहेंगे वो ज्यादा लेंथी नहीं रहेंगे। और अगर मैं रिटन की बात करूं, रिटन में आप चीजों का ध्यान रखोगे कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं और हमारे पास लॉन्ग या शॉर्ट आंसर टाइप भी होते हैं। हमारे पास 3 प्रकार का रिटन है, सॉरी ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके क्या क्या आ जाएंगे, एमसीक्यू आ जाएंगे, ट्रू फॉल्स आ जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे, मैच द फॉलोइंग आ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आप आंसर बहुत ऑब्जेक्टिवली कर रहे हो वो हमारे कौन से कहलाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप। शॉर्ट आंसर में आपकी वर्ड लिमिट होती है और लॉन्ग या ऐसे टाइप में आपके बिल्कुल ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे, इन्हें भी आप ओपन एंडेड बोल सकते हो, और ये वाले क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव वाले हमारे क्लोज एंडेड कहलाएंगे। ठीक है, सो आई थिंक अब आपको अचीवमेंट टेस्ट पूरा क्लियरली समझ आ गया होगा, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ बेनिफिट फॉर स्टूडेंट एंड टीचर। बहुत सिमिलर हैं कि टीचर्स को अपनी कैपेबिलिटीज का पता चलेगा, बच्चों को भी अपनी कैपेबिलिटीज का पता चलेगा, नॉलेज का पता चलेगा, कंटेंट रियलिटी पता चलेंगी। ऐसी काफी चीजें हैं जो हमें समझ आ सकते हैं कि हमने एक टेस्ट को कैसे ऑप्ट किया है या नहीं किया है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रैक्टिकल फाइल। अब इसमें जानेंगे कि हम वर्क एजुकेशन के अंदर प्रैक्टिकल फाइल क्यों बनाते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सो प्रैक्टिकल फाइल ऑब्जेक्टिव नरेशन डिस्क्रिप्शन एंड डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन। प्रैक्टिकल फाइल क्या होती है पहले वो जानो। इट इज डिफाइंड एज द इंडिस्पेंसेबल रिकॉर्ड इन विच द स्टूडेंट मेंटेन हिज डिफरेंट प्रैक्टिकल एक्टिविटीज। एक ऐसा कार्य होता है जिसके अंदर क्या होता है, बच्चे जो हैं किस चीज का रिकॉर्ड रखते हैं, अपने बहुत सारी की गई गतिविधियों का, परफॉर्म की गई गतिविधियों का, अपने सेशंस का, और उन्होंने क्या कार्य किया है उस हिसाब से जो भी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं वो उनकी प्रैक्टिकल फाइल होती है। अब प्रैक्टिकल फाइल में ये 4 पॉइंट जरूर याद रखोगे आप। सबसे पहले आपके प्रैक्टिकल फाइल करने का उद्देश्य होता है, हम सबको पता है कि आप सबने प्रैक्टिकल फाइल बनाई है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य था। दूसरा, हम नरेशन करते हैं कि हम कैसे कार्य कर रहे हैं, क्यों कार्य कर रहे हैं, मतलब हम एक स्टोरी की फॉर्म में चीजों का विवरण प्रोवाइड करते हैं, कथन देते हैं हम। इसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर आप पूरा ना अपनी प्रैक्टिकल फाइल को बिल्कुल कई पेजेस के अंदर डिस्क्राइब कर करके पॉइंट में लिख रहे होते हो। और उसके बाद आता है हमारा डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर आप डायग्राम बना के अपनी चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स। फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव आर एसोसिएटेड। कौन कौन से प्रैक्टिकल वर्क में आपके 3 ऑब्जेक्टिव मेन होते हैं। द कॉग्निटिव, द अफेक्टिव फीलिंग से रिलेटेड, कॉग्निटिव पूरा का पूरा हमारी मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, अफेक्टिव हमारा इमोशन से रिलेटेड होता है, और साइकोमोटर रिलेटेड होता है कि हम फिजिकली वर्क कैसे करते हैं। फिजिकली करने का मतलब यहाँ पे नहीं है कि आप योगा करने बैठ जाओ और आसन करने बैठ जाओ। फिजिकल करने का मतलब है कि आप मैनुअली किसी चीजों में कितना इंडल्ज हो रहे हो किसी काम को करने के लिए।
नेक्स्ट है प्रैक्टिकल वर्क आल्सो डेवलप डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम बच्चों के अंदर डेवलप करते हैं? बच्चे जो हैं ज्यादा प्रोडक्टिव काम करना सीख जाते हैं, स्किलफुल कैसे होना है, टूल्स को हैंडल करना, प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करना, इक्विपमेंट को प्रिपेयर करना, लिमिटेशन ऑफ टाइम, थोड़े समय के अंदर एक टास्क को कंप्लीट करना सीख जाते हैं और अपने आप को भी ज्यादा स्किलफुल बना लेते हैं। और किस इस चीज को सीखते हैं बच्चे? रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क आप स्वयं से कर रहे हो तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप आत्मनिर्भर बन जाते हो। साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है। व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक एटीट्यूड? दैट एटीट्यूड इन विच वी आर डीलिंग विद द बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, द रीजन ऑफ द स्टडी। हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं पूरे, हम उसका ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं एंड एट लास्ट हम इवेल्युएशन कर रहे हैं। इसके बाद हम एक्टिविटी को सीक्वेंशली ऑर्गेनाइज करते हैं, टेबुलर फॉर्म में देते हैं, इंटरप्रेट करते हैं डाटा को और यहाँ पे प्रिपरेशन के कुछ स्टेप्स बनाते हैं। लर्नर आल्सो नरेट द एक्टिविटी विद हिज कम्युनिकेशन स्किल। और बच्चे जो हैं अपने कौशल को, संचार कौशल से अपनी जो जितनी भी एक्टिविटी उन्होंने करी है, जो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है, प्रैक्टिकल बनाया है, उसे डिस्क्राइब या व्याख्या करना भी जानते हैं। लर्न हाउ टू डू द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जब आपको चीजें थोड़ी भी हो तो आपको पूरा इलेबोरेट करके कैसे लिखना है, प्रोडक्ट का सीक्वेंस क्या रहेगा, वेस्टेज कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, मेंटेनेंस कैसे कर सकते हो, आपकी डेवलपमेंट ऑफ एस्थेटिक वैल्यू कैसे होगी और आप चीजों की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब एस्टिमेशन सीख सकते हैं एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी सीख सकते हैं। लर्न इनटू डिस्पोजिंग द वेस्टेज एंड क्लियरिंग द वर्क प्लेस। जहां पे भी आप कार्य कर रहे हो उन चीजों को कैसे निपटाना है, वहां से कैसे हटाना है और अपने कार्य करने के स्पेस को क्लीन भी करना है। ऑल्सो प्रैक्टिकल वर्क आपको सिखाता है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस बनाओ, आप सेल्फ इवेल्युएशन कर पाए एंड आप इम्प्रूवमेंट भी सीख पाए। तो इन पॉइंट्स को भी अलग अलग लिख लो एंड आपकी जो भी चीजें हो वो ऑथेंटिक हो, मतलब आप बिल्कुल प्रमाणित करके चीजों का प्रयोग कर रहे हो और आप इन्हीं चीजों को फर्दर गाइडेंस के साथ इंप्रूव भी कर सकते हैं। अब मैं वन बाय वन बात करूंगी कि हमारा नरेशन क्या होता है। नरेशन एक प्रकार की स्किल है जिसमें आप कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हो, राइटिंग से लिख के कम्युनिकेट कर रहे हो। प्रॉपर बिगिनिंग होनी चाहिए हमारे की, जो भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो उसकी प्रॉपर बिगिनिंग हो, उसके बाद लिंक्स हो कि आप कैसे अपनी स्टोरी को सुनाना चाहते हो, कैसे कैसे काम करेंगे, जैसे आप एक्नॉलेजमेंट में भी बताते हो, और आपके एसेंशियल पॉइंट को कैसे कवर करोगे एंड ऑल्सो कि आप अगर आपकी परफॉर्मेंस को क्रिटिकली आप खुद से क्या कर पाओ, इवेल्युएट कर पाओ, तो भी आप अपने आप को एसेस कर पाओ और अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर पाए। दूसरा आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन पूरा यही है कि आप पर्टिकुलर एक्टिविटी को, रॉ मटेरियल को पूरा इलेबोरेट करोगे, उसके बाद इक्विपमेंट जैसे लिए उनका प्रिंसिपल्स बताओगे, टेक्निक्स जो यूज करी हैं कि वो प्रोडक्ट के लिए यूज करी थी, आपने सर्विसेज के लिए यूज करी थी, रिटर्न फॉर्म में बताओगे। प्रोडक्ट में क्या होता है बेटा, जिसका कार्य बिल्कुल आपके सामने, आपको किसी चीज को, प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना होता है, और सर्विसेज का कार्य होता है कि आप कहीं जाके अपनी सेवाएं दे रहे हो, डिटेल्स में चीजें कर पाओ और आपने जो भी चीजें फेस की हैं आप उसको बिल्कुल डिस्क्राइब करके एक डिस्क्रिप्शन के साथ बता पाओ। देन आते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हम पिक्चर बनानी स्टार्ट करेंगे, मतलब आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया उससे ओरिएंटेड कुछ ना कुछ पिक्चर होंगी, आपके टीचर्स ने भी पर्टिकुलरली आपसे पिक्चर पेस्ट करवाई होंगी। इसके बाद आप फिगर्स कैसे ड्रॉ करोगे और डाटा को टेबुलर या स्टैटिस्टिकल फॉर्म में, मीन मीडियम मोड में कैसे करेंगे, या आप ग्राफ्स बना सकते हो, पाई चार्ट बना सकते हो, बार डायग्राम बना सकते हैं, हिस्टोग्राम, पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में जैसे आपको लड़कियां बनानी होती है तो हम बच्चे ऐसे पिक्चर बना देते हैं। तो डाटा का रिप्रेजेंटेशन इन एस्थेटिक फॉर्म में करना भी हमारी प्रैक्टिकल का काम है। इवन आपने जो भी डायग्राम बनाया है उसे लेबल भी जरूर करोगे। लेबल करने का मतलब क्या होता है, आप नाम दोगे जो उसके पार्ट्स होंगे। जैसे मैं ये प्लांट बना दूं तो ये ट्रंक है, ये लीव्स हैं, ये फ्रूट है, ऐसे आप उन सारी चीजों को बताओगे, मतलब अपने इक्विपमेंट के बारे में आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे। इसके बाद हम किसी एक्टिविटी का डेमोन्स्ट्रेशन करके देख सकते हैं। मैं आपको एक एक्टिविटी बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने करके नहीं दिखाया हुआ है। जैसे मैं बच्चे को बोल दूं कि आपको ना मैच स्टिक से क्या बनाना है, यू हैव टू क्रिएट द मैन विद द मैच स्टिक्स। तो बच्चा क्या करेगा, मैच स्टिक्स या मैच बॉक्स ले लेते हैं, चलो मैच बॉक्स ले लेते हैं। बच्चा एक मैच बॉक्स लेगा, उस पे आईज, नोज ऐसे बना सकता है। फिर बच्चा और मैच बॉक्सेस को ऐसे रख लेगा वर्टिकली, फिर यहाँ से ऐसे रख सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नरेशन बताना है। नरेशन में आप पूरी डिस्क्रिप्शन दोगे, क्या ऑब्जेक्टिव है आपके, कैसे आप कार्य करोगे, मेथड्स आपके क्या रहेंगे। देन आप अपने डिस्क्रिप्शन दोगे। डिस्क्रिप्शन के बाद क्या देंगे, नरेशन, डिस्क्रिप्शन, इसके बाद आप क्या करोगे, डायग्रामेटिक
रिप्रेजेंटेशन करेंगे, आपने जो जो भी चीजें उसके अंदर यूज करी हैं। तो ऐसे मैच बॉक्सेस का ऑब्जेक्टिव बता के इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके मैं अपनी एक्टिविटीज को बच्चों के सामने इलेबोरेट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या है बेटा, अगर ये था तो मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाती हूँ। नरेशन में क्या होगा कि आपकी अप्रोप्रिएट बिगनिंग क्या थी, यू विल टेल कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गोइंग टू कलेक्ट द नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ द मैच बॉक्स। दूसरा लिंक बनाओगे कि आई एम लिंकिंग दीज मैच बॉक्स इन अ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, कैसे रखोगे, आप पॉइंट्स लिखोगे कि आपका प्रिंसिपल क्या है, कि माय प्रिंसिपल इज आई विल डू द सेम एज अ बॉडी ऑफ अ ह्यूमन, ऐसे काम करेंगे और अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हो, जिसमें आप देखोगे कि आपसे ढंग का बना है या नहीं बना है। डिस्क्रिप्शन में आपका क्या मटेरियल लगा, क्या इक्विपमेंट लगा, पहले आपने क्या सोचा, कैसे कार्य कर रहे हो, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, आपकी रिटर्न डिटेल्स आ जाएंगी। देन आप इसका डायग्राम बना के दिखा दोगे साथ साथ कि पहले आपने इतना किया इतना किया इतना किया, तो आपकी प्रैक्टिकल बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरी एक्टिविटी का डेमोन्स्ट्रेशन था। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। यूनिट 4 बेटा बिल्कुल छोटी सी है, जिसके अंदर आपको सीसी, पोर्टफोलियो और ये प्रैक्टिकल फाइल के बारे में बताना है। आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हो। सो कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।